ये वहां पे भी पहुंच सकते हैं। मैं बात ट्राई नहीं पढ़ा है ये देखो कभी कर देना ज्यादा थोड़ी इनिशियल में लास्ट कंप्लीट किया था हमने। आशीष क्या कंप्लीट किया था? CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। और ये जो रेशो है ये दो गेन का क्या होता है? रेशो होता है। कौन सा गेन होता है? एक तो आपका डिफरेंशियल गेन और एक आपका कॉमन मोड, ठीक है। और कॉमन मोड गेन आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 0 होगा और ये गेन कुछ भी होगा तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी आइडियली प्रैक्टिकली आइडियल नॉट प्रैक्टिकल, अगर कोई आदर्श ओपैम्प है, आदर्श एम्पलीफायर है, तो उस केस में कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये वैल्यू क्या होती है? अलग होती है। मतलब इनफाइनाइट नहीं, कोई वैल्यू इनफाइनाइट से कम होती है, ठीक है। जब भी आप कहेंगे कि प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए, तो आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। ये गेन तो कुछ ना कुछ होता है ना, ये गेन कुछ ना कुछ तो होता है ना मैम, ये गेन कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए ये जो आपको इनफाइनाइट आ रहा है, इसकी वजह से इनफाइनाइट आ रहा है। कॉमन मोड गेन कौन सा होता है? जब आप कॉमन सोर्स अप्लाई करते हो इसके, यही तो था, ठीक है। और जब जितना ये 20 वोल्ट का अगर लगाया तो प्लस 20 वोल्ट ये होगा, माइनस 20 वोल्ट ये होगा, तो V आउटपुट किसके बराबर आ रहा था? V इनपुट माइनस V, ऐसे ही तो था ना। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई? ये प्लस 20 है, ये माइनस 20 है, कितना आ जाएगा? लेकिन कॉमन मोड में ऐसा हो ही नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट पे वैल्यू आपको जरूर मिल रही है, ठीक है। जब आउटपुट पे वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब यानी प्लस 20 माइनस 20 होना चाहिए, लेकिन वहां पे सपोज कोई 4 वोल्ट, बहुत कम होती है वो वैल्यू, 4 मिली वोल्ट या कुछ भी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। यानी सर कहने का मतलब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब आप कुछ इनपुट लगाओगे ना, तो इसके साथ में कुछ नॉइज भी एज अ सिग्नल कहा जाएगी पास होगी। अब हो सकता है वो प्लस 20 वोल्ट के साथ पास हो या वो माइनस 20 वोल्ट के साथ पास हो, समझ आ गया? तो टोटल वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो यानी कुछ समझ आपको आउटपुट मिलेगी। जब कुछ आउटपुट मिलेगी तो अगर सपोज ये AD 4 वोल्ट है और ये सिर्फ 3 मिली वोल्ट है, तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट फिर भी है ना, ठीक है। तो आपका जो गेन है वो इनफाइनाइट तो नहीं आया ना, कुछ वैल्यू तो आई ना, कुछ वैल्यू आई। तो इसीलिए हम आइडियली ये चाहते हैं कि CMRR की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ आपकी जो वैल्यू है आउटपुट कुछ ना कुछ आती है, यानी CMRR की वैल्यू आइडियली इनफाइनाइट और प्रैक्टिकली इनफाइनाइट से कम, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड डालिए। देखिए बैलेंस्ड आउटपुट, सॉरी बैलेंस्ड ओपैम्प, चुप रहो बोलो। संतुलित ओपैम्प, बैलेंस्ड ओपैम्प कब होता है? आप नाम से समझ के चले जाइए, जब आप दोबारा बुक खोलोगे तो आपको एक मिनट में समझ आ जाएगा, आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है, ठीक है। बैलेंस्ड ओपैम्प का मतलब है कि वो संतुलित है। संतुलित कैसे? किस टर्म? तो आप ये कहते हो कि अगर यहाँ ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये आपकी आउटपुट, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर मैंने इस पे भी कुछ नहीं लगाया और इस पे भी कुछ नहीं लगाया, मतलब कोई सिग्नल इस पे भी नहीं लगाया, कोई सिग्नल इस पे भी नहीं लगाया, और सिग्नल नहीं लगाया तो क्या होगा? मतलब ग्राउंड कर दिया, ऐसे हवा में तो काटेंगे डालोगे ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसको भी आपने गुरु से अनुबंधित कर दिया, ग्राउंड कर दिया, और इस वाले को भी ग्राउंड कर दिया, तो बताइए इनपुट क्या है? 0 है।
और जब कोई इनपुट नहीं है तो आउटपुट भी नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपने दोनों इनपुट टर्मिनल्स को, नॉन इन्वर्टिंग को और इन्वर्टिंग टर्मिनल्स को, दोनों को ग्राउंड कर दिया, यानी ग्राउंड कर दिया मतलब इनपुट आपकी जीरो हो गई। ग्राउंड का मतलब क्या है? लो वोल्टेज, मतलब जीरो वोल्टेज। तो अगर हम आपने ग्राउंड कर दिया तो उस केस में आपकी कोई भी आउटपुट नहीं आनी चाहिए। जब वो कोई आउटपुट नहीं आएगी, अगर ऐसा हो रहा है तो बैलेंस्ड ऑप एम्प है। अदरवाइज कि दोनों को अर्थिंग करने के बाद में, ग्राउंडिंग करने के बाद में कुछ ना कुछ आउटपुट आ रही है, यानी कुछ ना इनपुट होने पर कुछ आउटपुट आ रही है, इसका मतलब वो ऑप एम्प जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। समझ आ गया बेटा? क्लियर है? यस मैम। समझ आ रही है बेटा? यस और नो? यस मैम। यस सर। तुम कुछ और ही सोचते हो, तो क्या सोच रहे हो? क्या होगा? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बताते हैं। तुम समझोगे तो तुम्हें ये पूरा चैप्टर लगेगा इजी। अब तुम समझ ही नहीं रहे हो तो कुछ नहीं हो। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इसी तरह आपका नेक्स्ट आएगा एक इनपुट ऑफसेट ये वोल्टेज है, इसी तरह दूसरा आएगा इनपुट ऑफसेट करंट। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। देखो अब यहाँ पे समझिएगा ये क्या है। ये वो है डेफिनेशन जो आपको आएंगे। देखो ये आपका ऑप एम्प था, सब लोग यहाँ देखो, मेरे हाथ चलते हुए देखो, बुक में सब कुछ है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग, ये आउट। ठीक है, एक इनपुट आप यहाँ पे दोगे, एक इनपुट आप यहाँ पे दोगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या कहा, यहाँ सुनो, अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा कि अगर हम कोई इनपुट नहीं देते तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? जीरो। क्यों? क्योंकि जो वी आउटपुट, क्योंकि आउटपुट जो है वो इनपुट के समानुपाती है। अगर आउटपुट दी तो इनपुट आएगी, और अगर आपने इनपुट दी ही नहीं तो आउटपुट क्यों आनी चाहिए? आपने पेपर दिया ही नहीं तो नंबर जीरो आना चाहिए ना। वहाँ नंबर आ रहे हैं 10 तो कुछ गड़बड़ है ना, तो क्या करते हो? रिवॉल्यूशन कराते हो। मतलब ऐसे तो नहीं कराओगे, खुश हो जाओगे, लेकिन कहने का मतलब, कहने का सेंस ये है कि गड़बड़ है ना, फिर इसको हमें देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने कहा कि बैलेंस्ड ऑप एम्प होना चाहिए। ठीक है, कि जब इनपुट नहीं दी है तो आउटपुट जीरो आनी चाहिए। लेकिन हमारा जो ऑप एम्प है वो बैलेंस्ड कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉइज, टेम्परेचर वो प्रेजेंट रहेंगे सर्किट के अंदर। तो जब आपका जो ऑप एम्प है, आपने इनपुट कोई नहीं दी लेकिन आउटपुट आ रही है, ठीक है, क्योंकि नॉइज, टेम्परेचर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो उस वजह से हम क्या चाहते हैं, हम ये बोलना चाहेंगे कि उस अनबैलेंस्ड ऑप एम्प से ही काम कराना शुरू करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, फिर तो ये वो वाली बात हो जाएगी। इसको आप ऐसे मानिएगा जिस तराजू है तोलने में। ठीक है, जैसे आपका तराजू है, उस तराजू में वो तराजू में एक पलड़ा पहले से नीचे जा रहा है। आप ऐसे मानिएगा तराजू में एक पलड़ा पहले से, तो आप कहते हैं पहले इसको सही करो, तो क्या सर बिल्कुल बीच में होना चाहिए, हाँ या ना? और अगर कोई इधर को ज्यादा जा रहा है, वो डिसबैलेंस है, तो आप क्या करते हो? पहले उसको कोई बात पहले से, सपोज आपको 1 किलो चीज तुलवानी है और वो पलड़ा पहले से ऐसे जा रहा है, तो 1 किलो का पार्ट रखने से पहले आप क्या करोगे? वहां पर कुछ और सामान रखवाओगे, एक्स्ट्रा सामान रखवा के पहले उसको बराबर करवाओगे, उसके बाद में 1 किलो का पार्ट रखोगे, उसको बाद में सामान तोलोगे। ऐसे ही होगा। यानी आपने एक्स्ट्रा वो 2 ग्राम 3 ग्राम या 10 ग्राम जो भी उसके अंदर पलड़ा इधर जा रहा था, पहले उसको आप बैलेंस करके रखें। यही तो है ना, हाँ या ना? ये बात तो सबको पता है तराजू कैसे बैलेंस होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज में भी हमने वही किया। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब हमारा कोई ऑप एम्प बिना किसी इनपुट को दिए भी आउटपुट देता है, यानी किसी इनपुट सिग्नल को दिए बिना भी वो क्या करता है, आउटपुट देता है, इसका मतलब वो सर्किट बैलेंस नहीं है, हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर बैलेंस नहीं है। और उसको बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए, जैसे वोल्टेज की टर्म में मैंने कहा यहाँ पे 5 मिली वोल्ट, मैंने आपको बताया कि बहुत कम वोल्टेज होती है, तो 5 मिली वोल्ट जो है आपके आउटपुट आ रही है, जबकि आपने इनपुट कुछ दिया ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप किसी एक टर्मिनल पे, अगर ये -5 वोल्ट है, -5 वोल्ट,
2 तो आप यहाँ लगाओगे, अगर प्लस 5 वोल्ट है तो मतलब प्लस की वजह से, प्लस इनपुट की वजह से। समझ रहे हैं बात? ये एक अलग इनपुट है, ये एक अलग इनपुट है। सपोज आपकी वैल्यू 5 वोल्ट आ रही है, प्लस 5 वोल्ट, तो यानी 5 वोल्ट तो नहीं आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए? 0, क्योंकि इनपुट कोई दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि हम इनपुट पे एक्स्ट्रा वोल्टेज दे के रखेंगे, ताकि वो एक्स्ट्रा वोल्टेज वहां जाके क्या हो जाए, खत्म हो जाए, बैलेंस हो जाए। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है नहीं? इसको बोलेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो आप इसको लिखोगे कैसे? आप इसको ऐसे लिखोगे, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आउटपुट इनपुट के डिफरेंस के समानुपाती होती है, दैट मींस V आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू द V इनपुट माइनस V इनपुट 2। लेकिन जब आपने V इनपुट 1 और V इनपुट 2 दोनों 0 हैं, तब हमारी आउटपुट 0 होनी चाहिए। लेकिन जब हम उस ऑपरेशन एम्पलीफायर पर काम कराते हैं तो वहां पे इनपुट ना देने पर भी कुछ ना कुछ आउटपुट आती है। तो उस आउटपुट को बैलेंस करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इनपुट पे क्या देते हैं, उतनी ही वोल्टेज दे देते हैं जितनी हमारी आउटपुट पे बिना कोई सिग्नल दिए प्रेजेंट हो रही है। और इस वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, वो वोल्टेज की वैल्यू 1 मिली वोल्ट से सिर्फ 6 मिली वोल्ट के बीच में होती है। यानी आप यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई करें, ठीक है, तो सिग्नल अप्लाई करोगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सपोज आपने यहाँ पे 20 वोल्ट का सिग्नल लगा रखा है और 5 मिली वोल्ट यहाँ पे पहले से है, वो पिक्चर में पहले से है, जब सिग्नल नहीं भी लगा था तब भी था। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा 20.5 2.5 वोल्ट का सिग्नल, समझ आ गया मेरी बात? क्लियर है? मतलब ये एक्स्ट्रा सिग्नल हर बार कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा। समझ आ गया मेरी बात? क्लियर है या नहीं है? इसी तरह इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट में यही करेंगे कि जब आपने कोई इनपुट अप्लाई नहीं की है और आपका तब भी आउटपुट पे कुछ ना कुछ करंट आउटपुट पे फ्लो कर देगा, तो उतनी ही करंट सोर्स, उतने मिली एम्पियर का करंट सोर्स आप क्या लगा दोगे, पे अप्लाई करोगे। समझ आई मेरी बात? वोल्टेज आ रही है तो करंट भी तो आएगी, इनपुट वोल्टेज को बैलेंस करोगे तो करंट को भी बैलेंस करेंगे। इसके लिए तो आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, और जो करंट आ रही होगी इसकी वजह से, उसके लिए आप क्या करोगे, करंट सोर्स। समझ आ गया मेरी बात? तो ये हो जाएगा आपका इनपुट ऑफसेट करंट। मतलब इनपुट पे ऑफसेट करंट, इनपुट पे ऑफसेट वोल्टेज का मतलब क्या है कि इनपुट पे आप जीरो करने के लिए वोल्टेज अप्लाई करो। किसको जीरो करने के लिए? आउटपुट के पे जीरो को बैलेंस करो, क्योंकि जो आ रहा है आप उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको बैलेंस करने के लिए जो रेमेडी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो रेमेडी अप्लाई कर रहे हो, उसको मेथड को बोलेंगे ऑफसेट मेथड। ऑफसेट का मतलब है ऑफ करना, ऑफ पे सेट करना, ऑफ पे सेट करना, ऑफसेट। ऑफ का मतलब होगा जीरो, ऑन का होगा मतलब 1, ठीक है। तो आपको जीरो पे सेट करने के लिए आप इनपुट पे जो वोल्टेज और करंट बिना सिग्नल अप्लाई करे, तो एक्स्ट्रा, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मैं वो एक्स्ट्रा वोल्टेज और एक्स्ट्रा करंट होगी, वो एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स और एक्स्ट्रा करंट सोर्स आप क्या कर रहे हो, सर्किट के अंदर इनपुट पे अप्लाई, वो कभी भी आउटपुट पे नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि आउटपुट इनपुट के समानुपाती है, इनपुट आउटपुट के समानुपाती नहीं है। समझ आई मेरी बात? आउटपुट अब आपने जो पेपर दिया वो किसके समानुपाती था, जो आपने लिखा। लेकिन अगर आप उल्टा कहो तो वो वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि आपने कुछ लिखा ही नहीं और मैंने कह रहा इसके 20 नंबर थे। इसके 20 नंबर क्यों आए? क्योंकि इसने पेपर के अंदर लिखा था, दैट इज द इनपुट। ये इनपुट इसकी आउटपुट है। अब मैं सपोज बोलूं एडीसी में इसके 20 नंबर आए, तो 20 नंबर इसकी है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके हर सब्जेक्ट में 20 नंबर आए तो क्या वो वाइस वर्सा पॉसिबल है क्या? इसलिए इनपुट जो आउटपुट जो है वो इनपुट के समानुपाती है, इनपुट आउटपुट के समानुपाती नहीं है। और जहां आउटपुट पे सिग्नल आप हमेशा इनपुट पे देते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करें। आगे मेरी बात समझ, ठीक है? अब जैसे लिखना चाहो उसको लिखो। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज तो लिख लिया आपने, इनपुट ऑफसेट करंट पे लिखो। इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज समझ आ गया ना? इनपुट ऑफसेट करंट लिखिएगा। ये डायग्राम
इनपुट ऑफसेट करंट, बोलो इनपुट ऑफसेट करंट में ये डायग्राम बना दो। हाँ बोलो, देखिएगा प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, प्रैक्टिकल ओपैम्प, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल्स में कुछ ना कुछ करंट हमेशा फ्लो करती रहती है, कुछ ना कुछ करंट हमेशा फ्लो करती रहती है। और इस करंट को ही इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं, और इसी करंट को इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं, जिसको IOS इनपुट ऑफसेट करंट, IOS, I का मतलब है इनपुट पे, O का मतलब ऑफ और S का मतलब सेट, इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं, जो दोनों टर्मिनल्स में बहने वाली धाराओं के अंतर के बराबर। आगे लिखिएगा बच्चों, इनपुट ऑफसेट करंट हो गई, ठीक है, दोनों धाराओं के मान के, और ये हमेशा मॉड्यूलस में होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद में लिखिएगा इनपुट बाइस करंट, अभी आपने क्या लिखा, इनपुट ऑफसेट करंट, वो किसकी वजह से होती है, जब मैं आपको कोई इनपुट ना अप्लाई करूं। अभी लिखा इनपुट बाइस, BIAS, इनपुट बाइस करंट, इनपुट बाइस करंट। अभी जो मैंने अभी आपको बताया था, दो करंट कौन सी थी, इनपुट ऑफसेट करंट, जो क्या थी, दो करंट के दो टर्मिनल में बहने वाली करंट के अंतर के समानुपाती। ऑफसेट करंट किसके बराबर थी, अंतर के समानुपाती, I1 माइनस I2। लेकिन जो इनपुट बाइस करंट है, बाइस का मतलब जुड़ना, यानी जब आप सिग्नल अप्लाई करोगे, ये कब आएगा, सिग्नल, बाइस का मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना, तो क्या जोड़ोगे, सोर्स जब जोड़ोगे, तो इनपुट बाइस करंट क्या होती है, इनपुट बाइस करंट दोनों करंट के जोड़ के औसत के समान, समझ आए मेरी बात। वो करंट क्या है, वो भी I1 और वो भी I2 है, कि वो I1 I2 किसमें है, अलजेब्रिक सम के बराबर, ठीक है, और ये किसके लिए है, तो दो बहने वाली करंट जब आप सोर्स कनेक्ट करोगे, वो बिना सोर्स कनेक्ट किए थे, ये सोर्स कनेक्ट करती है, समझ आई मेरी बात। वो ऑफसेट करंट की जब कभी इनपुट अप्लाई नहीं करें, तब भी आउटपुट आ रही है, उसमें बहने वाली जो करंट, ये कौन सी करंट है, जबकि जब आप सोर्स को कनेक्ट करोगे, समझ आई मेरी बात। तो एक I1 I2, ये प्लस ये, या ऐसे भी हो सकता है, और इसको डायरेक्ट ड्रॉ, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे सोर्स दिया हुआ है, अभी बस समझो।
लिखिएगा इनपुट बायस करंट इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स में बहने वाली या फ्लो करने वाली करंट्स के अलजेब्रिक सम के बहने वाली करंट के औसत के बराबर होती है, एवरेज के बराबर होती है। अलजेब्रिक में एवरेज के बराबर होती है। अलजेब्रिक तो खाली जोड़ना हो गया ना, और एवरेज क्या हो गया, मतलब जो भी नंबर है, जितने भी टर्म्स हैं, डिवाइड बाय 3 या डिवाइड बाय 4, जैसे 2 करंट है तो डिवाइड बाय 2, ठीक है, एवरेज के बराबर होगी, जिसको IBS कहा जाएगा। और फॉर्मूला क्या होगा, IB प्लस I2 डिवाइड बाय 2। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 80 से 100, अच्छा 80 से 500 नैनो एम्पियर, 80 से 500 नैनो एम्पियर। और उसकी कितनी होती थी, 20 से 200 नैनो एम्पियर। उसके बाद लिखिएगा स्लीव रेट। और तुम्हारी ये डेफिनेशन हो गई खत्म, मतलब इसका बेसिक खत्म हो गया। स्लीव रेट हिंदी में भी यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी। स्लीव रेट देखिएगा, स्लीव रेट किसके बराबर होता है, स्लीव रेट आउटपुट में पर सेकंड चेंज होने पर सेकंड आउटपुट में जो चेंज हो रहा है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्लीव रेट। मतलब आउटपुट में आपका पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है वो क्या बताता है, आपका स्लीव रेट। समझ आएगा मेरी बात, मतलब आपका सपोज आपने स्टेप इनपुट दी, ये वाली, सपोज आपने रैंप इनपुट दी, सपोज आपने AC सिग्नल दिया, तो हर एक का बिहेवियर हर एक सेकंड पे अलग अलग होगा। सपोज मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो जैसे मैंने बोला 0, ये 5 तक कह दिया 5 सेकंड, ठीक है, और इसका ये एम्पलीट्यूड है सपोज 1, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टेप सिग्नल है, इसका मैक्सिमम 1 ही मानते हैं, ठीक है। तो 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे उसके आउटपुट में क्या चेंज था वो अलग होगा, ठीक है। और जो अगर आपका 3 सेकंड पे वो अलग होगा। जैसे मैं रैंप की बात करूँ, रैंप क्या होता है, सीढ़ियाँ वीवी होगा, इसको मैंने ग्राफ को ऐसे चढ़ा, तो इस टाइम पे अलग होगा आउटपुट, इस सेकंड पे अलग होगी, ये T को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हर एक समय पर यूनिट टाइम द चेंज अकर्स एट द आउटपुट इज नोन एज द स्लीव रेट। मतलब आउटपुट के परिवर्तन दर को, आउटपुट में चेंज होने वाली परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, स्लीव रेट। और वो किसी भी वजह से हो सकता है आपकी पावर सप्लाई फ्लक्चुएट कर रही हो, पावर सप्लाई चेंज हो रही हो सकता है आपने इनपुट सिग्नल बार बार चेंज कर रहे हो, कभी इनपुट लगा रहे हैं, कभी AC सिग्नल लगा रहे हैं, कभी लगा रहे हैं। समझ आ गया मेरी बात? तो आउटपुट लिख लीजिए, इनपुट देने पर आउटपुट वोल्टेज में होने वाले मैक्सिमम चेंज को परिवर्तन को स्लीव रेट कहते हैं।
और इसका जो ये डी क्योंकि चेंज हो रहा है ना, तो डी अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं डेल बी नोट अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और इसका वो क्या होगा, सुन लो, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्टेज को तो बी से ही, ठीक है। और करंट और टाइम की हम छोटी यूनिट रख रहे हैं, तो टाइम क्या होगा, माइक्रो सेकेंड, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा चेंज करते चले जा रहे हो, बहुत ज्यादा चेंज होता है, मतलब इनपुट आप बार बार चेंज कर रहे हो, तो आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंज होगा, आउटपुट में बहुत ज्यादा चेंज होगा। तो अगर बहुत ज्यादा चेंज होगा तो उस केस में अगर स्लीव रेट बार बार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, तो उस केस में आपकी आउटपुट इनपुट से बिल्कुल आएगी, अलग आएगी, मतलब उसमें विरूपण आएगी, डिफॉर्म्ड हो जाएगी, वो विरूपित हो जाएगी, ठीक है। अगर स्लीव रेट बहुत ज्यादा बार चेंज हो रहा है ना, एकदम जंप कर रहा है, कम ज्यादा, तो आउटपुट पे चेंज होने पे वो एग्जैक्टली वो चेंज नहीं दे पाएगा, वहां पे आपका क्या होगा, आपकी जो इनपुट है वो आउटपुट से बिल्कुल, आउटपुट जो है वो इनपुट से बिल्कुल अलग, डिफॉर्म्ड है, विरूपित है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी अच्छे ऑपरेशन एम्पलीफायर का आइडियली या प्रैक्टिकली स्लीव रेट को फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा नहीं होना, उसकी परिवर्तन दर बहुत ज्यादा हाई नहीं है। समझ आ गया मेरे साथ? लास्ट लिखिएगा PSRR, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, PSRR। PSRR क्या है, पावर सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो समझिएगा, यानी पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो मतलब पावर सप्लाई। अब यहाँ देखिएगा, हमने ये कहा था कि अगर हमने कोई, याद समझ लो कि हमने कोई इनपुट नहीं लगाई, हमने कोई इनपुट नहीं लगाई, तो आउटपुट क्या चाहिए, 0, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज जरूर आती है। तो हमने क्या किया था, हमने कौन सा मेथड यूज किया था, इसको नलीफाई करने के लिए, सपोज 3 मिली वोल्ट या 4 मिली वोल्ट जो भी वैल्यू आती है, हमने उतनी वोल्टेज इनपुट पे लगा दी, उसको हमने क्या कहा था, ऑफसेट मेथड, ठीक है। तो मैंने इनपुट ऑफसेट मेथड यूज किया था इसके लिए, ठीक है। तो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या कहता है, ये उसी से कनेक्टेड है, ये कहता है कि अगर आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर में आपकी यहाँ पे पावर सप्लाई होती है, अगर वो पावर सप्लाई चेंज होगी, अगर पावर सप्लाई चेंज होगी, तो जितनी आपने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज लगा रखी थी उस सर्किट के लिए, तो वो भी चेंज हो जाएगी। सपोज 15 वोल्ट पे यहाँ पे 3 मिली वोल्ट आपके आउटपुट आ रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। और आपने यहाँ पे इसको नलीफाई करने के लिए सपोज 2.5 मिली वोल्ट का यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है इनपुट, जब आपने सिग्नल नहीं लगाया, ये ऑफसेट करने, ठीक है। 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आ रहा, 3 मिली वोल्ट आ रहा था, तो 3 मिली वोल्ट को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा सिग्नल यहाँ पे दिया था, एक्स्ट्रा वोल्टेज, ताकि ये क्या आ जाए, खत्म हो जाए। ये तो एक चीज थी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये जो पावर सप्लाई है 15 वोल्ट पे काम ना करके 10 वोल्ट पे काम करे, तो उस केस में जो आपकी आउटपुट है वो 3 मिली वोल्ट नहीं आएगी, वो चेंज हो जाएगी। और जब ये चेंज हो जाएगी तो ये ऑफसेट भी चेंज हो जाएगा, वो बेसिक सी बात है। आ रही मेरी बात समझ? तो आपको कहने का मतलब ये है कि पावर सप्लाई के चेंज होने पर आपकी ऑफसेट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। लिख लीजिए, यदि किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सप्लाई वोल्टेज में चेंज हो तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी चेंज हो जाती है।
इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी चेंज हो जाती है, ऑफसेट वोल्टेज भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसी को पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो कहा जाता है। और इसी को मतलब वो ऑफसेट वोल्टेज अपने आप नल मेथड आप वहाँ पे ऑफसेट अभी मैं बताऊंगी दूसरे में कैसे करेंगे इसको सेट। तो ये देखिएगा जब अब नेक्स्ट समझाऊंगी PSRR यानी देयर बी इनपुट ऑफसेट IOS चेंज इन ऑफसेट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन सप्लाई वोल्टेज। देयर बी क्या है, ये है आपकी सप्लाई वोल्टेज जो आपकी यहाँ पे लगती है, ये तो आपकी सप्लाई वोल्टेज और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कौन सी है आपकी जो आपने इनपुट पे लगाई, जो मैंने आपको इससे पहले बताई। कब, जब हमारा कोई सिग्नल नहीं लगा है और तब भी आपकी क्या है कुछ आउटपुट आ रही है, उसको नल करने के लिए आपने इनपुट साइड पे क्या किया, उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज। तो अगर इसके अंदर चेंज हो रहा है, इसके अंदर सप्लाई वोल्टेज, आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है इसका लेना देना है कि सप्लाई चेंज हो रही है तो आपका ऑफसेट वोल्टेज भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये चेंज करने की जिम्मेदारी ओप एम्प की, मतलब जो नल मेथड आपने लगाया है ना, ऑफसेट नल मेथड, जो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी। अब आपको टेक्निक्स पढ़नी है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर में ये तो कहां से पढ़ ली, अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि हम इसको नल कैसे करेंगे, हम इसको सबट्रैक्टर कैसे बनाएंगे, हम इसको इंडिकेटर कैसे बनाएंगे, हम इसको डिफरेंशिएटर कैसे बनाएंगे, हम इसमें समर कैसे, एडर कैसे बनाएंगे, मैंने ये तो बताया था ना। अब हम इससे ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे कल। दूसरी चीज हम इसमें करवाएंगे कि इन्वर्टिंग पे कैसे काम करता है, फीडबैक पाथ पे, और नॉन इन्वर्टिंग पे कैसे काम करता है। ठीक है, ये कहानी ऑप एम्प की, तो कल ऑप एम्प हो जाएगा खत्म। तो कल मैं पहले आपकी पढ़ाऊंगी क्या कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, बता दें 10 मिनट ये बुक रखो। बंद कर दे। हाँ।